नंबर तक हमने देख लिया था, है ना। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो बताया गया था, ये इस कंटेक्स्ट में बताया गया था कि जो चित्त है वो स्वप्रकाशित नहीं होता है ना। अगर हम उसको स्वप्रकाशित मान ले तो किस तरीके का जो दोष है वो दिखलाई पड़ेगा, उसके बारे में इसमें बताया गया था, ठीक है। अभी आगे चलते हैं 21 पे, ठीक है। उसमें कहते हैं चित्त अंतर्दृष्टि बुद्धि बुद्धि अति प्रसंग स्मृति संकर। चल ओके, मतलब क्या है इसमें, चित्त अंतर्दृष्टि, ठीक है। मतलब एक जो चित्त है वो, अगर एक चित्त के लिए दूसरा चित्त अगर दृश्य बन जाए, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे दो चित्त हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल एक चित्त आपका है, दूसरा चित्त जो है वो मेरा है, ठीक है। और आपका जो चित्त है वो एक कोई विषय है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी आप जो है बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता है कि जो दूसरा चित्त है, मतलब कि जो मेरा चित्त है वो आपके भी चित्त को पढ़ ले, और आपके चित्त में जो है मतलब कि एक तो आपको भी पढ़ ले एज अ विषय, ठीक है। एक मतलब एक आपको भी पढ़े और आप जो पढ़ रहे हो, है ना, उसको भी जान जाए, ऐसा दूसरे चित्त के लिए संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, स्मृति संकर हो जाएगा, ठीक है। स्मृति जो है वो क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आप जो है जैसे नेट की तैयारी कर रहे हो, तो एक जो है यहाँ से पढ़ रहे हो, मतलब कि एक इस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, और एक जो है कि आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं जो है 2-3 इंस्टीट्यूट से पढ़ लेता हूँ तो मेरे पास बहुत सारा जो है वो नॉलेज हो जाएगा, बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो है जब हम डिफरेंट डिफरेंट जगह से हम ज्ञान लेते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, वो स्मृति संकर हो जाता है। मतलब कि एक कंफ्यूजन वाली स्टेट जो है वो आ जाती है, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि अगर हम जो है 2-4 जगह से पढ़ना चाहें, है ना, यहाँ से तो पढ़ रहे हो, ठीक, और आप इस तरीके का कंसेप्ट मतलब एक मेंटालिटी से चल, ठीक है। तो यहाँ से जो समझ रहे हो प्लस आप चाह रहे हो कि 2-3 जगह से मैं और समझ लूँ, तो वो जो प्रोसेसिंग है वो ब्रेन जो है वो नहीं कर पाता है ना। तो उसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करना चाहोगे तो वो जो है कंफ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं चित्त अंतर्दृष्टि बुद्धि बुद्धि अति प्रसंग स्मृति संकरश्च, ठीक है। ओके, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान ले। अगर हम ऐसा करें कि एक जो चित्त है उसको दूसरे चित्त का दृश्य मान ले, ठीक है। आपका जो चित्त है, जैसे अभी जो मैंने उदाहरण दिया था उसमें क्या करना कि आपका जो चित्त है वो मेरे जो चित्त है उसको दृश्य मान ले, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, उस समय वो जो चित्त है वो दूसरे चित्त का दृश्य होगा, ठीक है। मतलब कि मेरा जो चित्त है वो आपके चित्त के लिए क्या होगा, एक दृश्य हो गया, ठीक है। तो जब इस तरीके का स्टेट आता है तो वो जो है अनावस्था, मतलब कि वही कंफ्यूजन वाली जो स्टेट है उसको प्राप्त होता है, और क्या होता है, स्मृति संकर हो जाता है, ठीक है। स्मृति का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। आधा नॉलेज वहां का आ जाएगा, आधा नॉलेज जो है यहाँ का आ जाएगा, फिर दोनों मिलके खिचड़ी बना देंगे, ठीक है। ये चित्त के बारे में ही बता रहे हैं अभी, ठीक है। जी सर। आगे 22 नंबर में देखते हैं चित्तय अप्रीति संक्रमण सदाकार पत्तो स्वबुद्धि संवेदना। चित्तैव अप्रति संक्रमाय मतलब क्या है, हालांकि जो चेतन शक्ति है ना, जो पुरुष है वो क्या है, क्रिया से रहित है ना। जैसे हम अगर बात करते हैं पुरुष की, दृष्टा की, तो वो चेतन तत्व है ना।
जी। जो पुरुष है वो तो चेतन तत्व है कि नहीं जी। है? हम्म। लेकिन क्या होता है, जब वो आ, जो चित्त है उसके प्रभाव में आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसके तद्रूप हो जाता है, कहते हैं 1/4 तदा लिखा ही है। दृष्टो स्वरूप, हाँ, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। ठीक है, तो वो वाली स्थिति आ जाती है। हालांकि जो पुरुष है वो क्या है, क्रिया रहित है ना। लेकिन जो बुद्धि है या फिर जो चित्त है उसके मतलब उसके साथ में आने के कारण वो जो पुरुष है वो कैसा लगता है, वो भोक्ता के समान मतलब प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं चित्तई अप्रतीत संक्रमण, जो चेतन शक्ति है वो कर रही, फिर भी क्या होता है, तदाकार उत्पन्न, तदाकार हो जाने पे किससे तदाकार होता है, वो जो चित्त है उससे। ठीक है, क्या होता है, स्वबुद्धि संवेदनम, मतलब कि उसे चित्त की बुद्धि का, चित्त का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दो दोस्त हैं। ठीक है, एक जो दोस्त है वो करता है, ठीक है, तो वो तो बुरा है ही। ठीक है, इसको आप मान लो प्रकृति या फिर बुद्धि। ठीक है, लेकिन उसका एक और साथी दोस्त है जो कि नशा नहीं करता है। ओके, लेकिन जो जो लोग हैं वो क्या समझेंगे, जो बुरे व्यक्ति के सामने है वो मतलब कि बुरा है, इस तरीके से मतलब एक धारणा बन जाती है ना। जैसे आप जो है, मान लीजिए आप जो है आपका जो मित्र है वो शराब पीते हैं और आप दोनों जो है साथ में घूमते हो, तो क्योंकि आप जो है पुरुष हो, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए आप, ओके, एग्जाम्पल से समझो, जैसे एक जो, जैसे आप जो है नहीं पीते हो तो आप अपने आप को मान लो आप शुद्ध हो। ठीक है, जो है मतलब आप जो है क्या हो, दृष्टा हो, पुरुष हो। ठीक है, ओके, ये एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, और बुरा वाला है ना, जो सारी चीजों में लिप्त रहता है। ठीक है, वो क्या है, बुद्धि। ठीक है, या फिर चित्त हो गया। ओके, तो जी। जो आप जो है उसके साथ में रह रहे हो, इसलिए लोगों का जो धारणा बनेगी, क्योंकि आप उससे तदाकार होकर रह रहे हो, उसके साथ साथ रह रहे हो, इसलिए क्या हो जाएगा, आपको भी उसी की तरीके से समझा जाएगा। तो इसमें ये बताने का ट्राई कर कि जो एक्चुअल में जो चित्त है वो सारे जो भोग हैं उनको भोगता है, लेकिन चूंकि जो पुरुष है वो उसके साथ लिप्त रहता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो दृष्टा है मतलब कि जो पुरुष है वही इन सारी चीजों को भोग रहा है, इस तरीके से मतलब प्रतीत होता है। ठीक है, जी। ये जो सूत्र है 22 नंबर, इसका यही मतलब है। ठीक है, देखो ऊपर में मतलब संबंध किस तरीके से है उसको बता रहे हैं। ठीक है, संबंध में क्या बता रहे हैं कि ये जो चित्त है वो स्वप्रकाशित नहीं है, ये तो ऊपर ही क्लियर हो गया था, है ना, और दूसरे चित्त का भी विषय नहीं है, मतलब कि वो जो है किसी दूसरा जो चित्त है उसका विषय नहीं बन सकते। ठीक है, तो फिर ये बतलाना चाहिए कि चित्त का दृष्टा कौन है, मतलब कि चित्त को कौन देखता है। ठीक है, क्योंकि पुरुष तो जो है वो असंग है, निर्विकार है। एक्चुअल में जो चित्त है वो क्या है, मतलब सॉरी, जो दृष्टा है जो पुरुष है वो एक्चुअल में तो सत्व स्वरूप है ना, निर्विकार स्वरूप है ना वो जी। तो फिर दृष्टा कैसे भोक्ता हो सकता है, तो दृष्टा इसलिए भोक्ता हो सकता है क्योंकि वो जो है चित्त के तदाकार हो गया है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम वाली स्थिति हो गई है, इसलिए जो दृष्टि वो भोक्ता की तरह से प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ओके, जी। ये था 22 नंबर। अब आगे कहते हैं कि इस तरीके का मतलब
जो प्रतीत हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, तो कहते हैं दृष्टा दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। मतलब जो दृष्टा दृश्य, अब देखो दृष्टा जो दृश्य है वो क्या है, उपरक्त है, मतलब कि इन दोनों से, सॉरी, जो चित्त है वो दृष्टा और दृश्य दोनों से रंगा हुआ है। ठीक है, जो हमारा जो चित्त है वो किससे बना है, प्रकृति और पुरुष दोनों से मिलकर बना हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक जो है ना, जैसे हम जो 25 तत्व वाला जो वो बनाते हैं, तो उसमें जो चित्त है ना, या फिर अंतःकरण है, वो किससे बना है, प्रकृति और पुरुष के मेल से ही बना है ना। हाँ जी। तो चूंकि जो चित्त है वो दृष्टा और दृश्य दोनों से मतलब कि बना हुआ है, तो क्या होगा, इसीलिए जो चित्त है वो सब अर्थों वाला है, मतलब कि दोनों तरीके का जो है उसमें वो रहेगा, गुण रहेगा। ठीक है, उसमें थोड़े थोड़े जो है पुरुष वाले भी गुण रहेंगे और थोड़े थोड़े प्रकृति वाले। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक जो बेबी होता है ना, तो उस दृष्टा को जो है आप मान लो पिता मान लो, और जो दृश्य है ना उसको मतलब प्रकृति को माता मान लो। ठीक है, तो जो बेबी होगा मतलब कि जो चित्त बना है ना, उसमें तो दोनों के गुण आएंगे ना, पुत्र या पुत्री में माता और पिता दोनों के गुण होंगे ना, दोनों के गुण। तो उसी बात को करें, दृष्टादिशयो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। ठीक है, ये जो चित्त है वो सब अर्थों वाला हो जाता है। ठीक है, वही चित्त मतलब कि आप कह सकते हो जैसे प्रकृति और पुरुष है दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बुद्धि तत्व बनाते हैं ना, या फिर महत तत्व। जी। तो वो जो महत तत्व है या बुद्धि तत्व है उसी को यहाँ पे चित्त कह सकते हो। ठीक है, तो उससे इजीली समझ में आ जाएगा। वो सीक्वेंस याद है ना 25 तत्व वाला, जी। सांख्य वाला, जो जो पुरुष और महत, महत मतलब वो बुद्धि, अहंकार, अहंकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विक से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन, पंच तन्मात्रा तथा पंच प्राण। ठीक है, तो वो अगर याद है तो ये इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को, चित्त को यहाँ पे आप जो है महत तत्व या बुद्धि तत्व के तरीके से लोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, और दृष्टा जो है वो आपका पुरुष हो गया, दृश्य जो है वो प्रकृति होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है चित्त या बुद्धि तत्व दोनों सेम के तरीके से आप मान सकते हो। ठीक है, ओके, अब आगे आता है 24 नंबर, जिसमें क्या कह रहे हैं, तत् असंख्य वासना भी चित्तम अपि परार्थम संहत कारित्वात्। मतलब क्या है देखते हैं। ठीक है, तत् असंख्य वासना भी है, मतलब कि वो जो चित्त है वो क्या है, असंख्य वासनाओं से युक्त है। ठीक है, मतलब कि जो चित्त है वो बहुत सारी चीजों से, देखो एक जो वर्ड है यहाँ पे सहत्य कारित्वात्, मतलब कि जब बहुत सारे जो मिलजुल के जब कोई काम होते तो उसको हम कहते हैं सहत्य कारित्वात्। ठीक है, सहत्य मतलब कि साथ मिलजुल के। ठीक है, कारित्वात् मतलब कि कोई भी काम जो है वो कर रहे। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, परार्थम मतलब कि दूसरे के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से इस तरीके से समझो कि जैसे कि जैसे कोई जो है घर बना रहा है ना, जो मिस्त्री वगैरह है वो सब मिलके क्या करते हैं, घर बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो किसके लिए बनाते हैं, इसमें
असंख्य मतलब कि बहुत सारे, जैसे वासना है, वासना को आप इस तरीके से समझो कि वासना जो है वो कारीगर है, ठीक है। तो कारीगर कितने लगेंगे? असंख्य लगेंगे, मतलब बहुत सारे लगेंगे ना। ऐसा तो है नहीं जी कि एक जो है घर को खड़ा कर देगा, ठीक है। तो वो जो चित्त है वो क्या है? असंख्य वासनाओं से जो है मिलकर बना होता है, ठीक है। उसमें अनेक सारी वासना, वासना मतलब क्या है? जब जो हमारे जो भी डिजायर्स आ रहे हैं उनका जब इंटेंसिटी बढ़ जाती अच्छा है तो उसे वासना कह देते हैं, है ना। इच्छाएं है जो ज्यादा तीव्र हो जाती है तो उसको हम जो है वासना का नाम दे देते हैं, है ना। तो वो जो वासनाएं हैं वो क्या है? असंख्य हैं, मतलब कि वो जो घर बना रहे हैं, है ना, वो उसमें जो कारीगर हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो तो मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, है ना, जब घर बन के खड़ा हो जाएगा तो उसमें वो कारीगर लोग रहेंगे क्या? वही कारीगर अपने रहने के लिए घर बना रहे थे क्या? नहीं, दूसरे के लिए। उसको तो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ना कि भैया मेरे लिए घर बनाओ, तो उसमें तो जाके आप रहोगे ना बाद में, ठीक है। तो उसी चीज को करें परार्थम, ठीक है, दूसरे के लिए होता है वो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो बॉडी है ना, वो अलग अलग मतलब कि ऑर्गन से, जैसे आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, है ना, ठीक है, आपका ये पूरा हेड हो गया, ठीक है, आपके हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, ठीक है, स्टमक वगैरह, इतना सारा मिलजुल के जो है वो क्या बना दिया? आपकी बॉडी बना दी। किसके लिए बनाया है? आपके लिए बनाया है, वो आत्मा के रहने के लिए बनाया जी है ना। वरना उसके बिना तो फिर उनका वो जो मिल रहे हैं, है ना, ये जो शरीर जो फॉर्म हो रहा है, वो आत्मा के बिना तो फिर कुछ है ही नहीं, है ना। तो सही वो बात है। आत्मा के रहने के लिए या फिर आत्मा का जो एक तरीके से उसको भोग कराने के लिए या उसको अपवर्ग कराने के लिए एक तरीके से ये जो शरीर है वो बना हुआ है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो उसी चीज को कह रहे हैं। तो इसमें जो बहुत सारे ऑर्गन मिल रहे हैं, है ना, उसको हम कह सकते हैं वासना, ठीक है। तो तत् असंख्य वासना भी चित्रम भी, ठीक है। उसमें असंख्य वासनाओं से वो चित्रित होता है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन से हमारा जो बॉडी है वो बना है। किस लिए बना है? परार्थम, ठीक है। परार्थम मतलब कि वो जो आत्मा है, ठीक है, परार्थम मतलब दूसरे के लिए, ठीक है, मतलब कि आत्मा के रहने के लिए बना है, ठीक है। और क्यों बना है? मतलब कि ये सारे जो है वो एक साथ क्यों जुड़े हैं, मतलब अलग अलग जो है वो एक साथ क्यों चित्रित हो रहे हैं? क्योंकि वो जो है साथ मिलजुल के ही काम करेंगे, ठीक है। ट्वेंटी फोर्टी समझ में आया? हाँ सर। यहाँ तक जो है अभी तक बता रहे थे कि कैसे किस तरीके से जो चित्त है ना, या फिर उसके जो विषय हैं, वस्तु है ना, और आत्मा है वो किस तरीके से अलग अलग है ना। अगर हम उनको एक समझने लग जाएं तो फिर क्या क्या जो है वो दोष आ सकते हैं, क्या क्या मतलब कि उसमें दिक्कत हो सकती है, इस तरीके से बता रहे थे, है ना। अब बता रहे हैं कि अगर जो है समाधि मिल जाए, है ना, विवेक ज्ञान के माध्यम से, अगर अब आगे जो है समाधि के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर इन सबसे, जैसे अब हमने आत्मा को जान लिया है, ठीक है, अभी तक क्या बताया कि वासना वगैरह बता रहे थे, है ना, फिर आत्मा वगैरह बताया, ठीक है। तो आत्मा बताया तो आत्मा की मुक्ति के बारे में बताया है, ठीक है। अब आत्मा की मुक्ति कैसे हुई? तो आत्मा की मुक्ति स्वतः समाधि से ही होगा,
ठीक है। तो समाधि में होने वाली जो विवेक ज्ञान है ना, जिसको हम विवेक ख्याति कहते हैं, तो वो उसके द्वारा जब योगी को आत्म स्वरूप का क्या कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, तो उसकी क्या पहचान है, क्या पहचान है भाई, तो कहते हैं विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति है। ठीक है, मतलब क्या है, विशेष दर्शिना। ठीक है, मतलब जब समाधि के द्वारा जो विवेक ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है ना, उस विवेक ज्ञान के कारण क्या होता है, जो आत्माभाव विषयक जो चीजें है ना, आत्मभाव विषयक कहने का मतलब कि हम योग क्यों कर रहे थे, कि भाई मुझे मेरा जो स्वरूप है वो पता चल जाए, है ना, या फिर मेरे को जो है समाधि प्राप्त करनी है। ठीक है, मतलब एक पर्पस लेके चल रहे थे ना। आत्मभाव विषयक कहने का मतलब स्वयं को जानने वाले विषय, है ना। समाधि इसीलिए तो लगाना था हमको, कि हम जो है स्वयं को जान जाएं और उसमें लीन हो जाएं, है ना। पुरुष जो है वो स्वयं को जान पाए, प्रकृति से अलग हो जाए। तो ये एक पर्पस लेके चल रहे थे ना हम, एक भाव लेके चल रहे थे। ठीक है, तो जब विवेक ज्ञान आ जाता है ना, विवेक ज्ञान मतलब क्या, यहाँ पे विवेक ज्ञान बुद्धि की उच्चतम अवस्था, बुद्धि की उच्चतम अवस्था तो आएगी, लेकिन विवेक का मेन मतलब है, जैसे यहाँ पे बुद्धि और पुरुष को अलग अलग समझने लग गया। हाँ, नीलक्षीर विवेकी वाला उदाहरण दिया था ना, नीलक्षीर, हाँ, जैसे हंस। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, बुद्धि और पुरुष को अलग अलग समझने लग गए। ठीक, संप्रज्ञात समाधि वाली अवस्था हो चुकी है। ठीक है, तो विवेक ज्ञान जब आ गया है, तो आत्मभाव की जो भावना है, ठीक है, आत्मभाव विषय जो मतलब विषय से रिलेटेड जो भी भावनाएं हैं, है ना, वो उन सब की क्या हो जाएगी, सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी। मतलब कि ये सब मतलब मायने नहीं रखेगा एक तरीके से, कि भैया मुझे समाधि पाना है, ये करना है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो, उनकी निवृत्ति हो जाएगी। जैसे कि आपका कुछ खाने में कोई फेवरेट है, मेरा सर, हाँ हाँ मैं तो ऐसा कुछ विशेष नहीं, फिर भी चलो मान लेते हैं कि मुझे जो है गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ठीक है, हाँ, लस्सी अच्छी लगती है। ठीक है, तो वो जो लस्सी अगर आपको भर भर के मिल जाए, 20-25 गिलास मिल जाए, तो उसके बाद उसमें रस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, समाप्त हो जाएगा ना। उसमें रस मिलना, अनुराग मिलना समाप्त हो जाएगा ना। मतलब जो आपका फेवरेट है वो चीज जब अचीव हो जाए, जैसे यहाँ पे फेवरेट के टर्म्स में आप ले सकते हो समाधि उसका। ठीक है, ओके, जी सर। तो उसको जो है एक तरीके से विवेक ज्ञान मिल गई, मतलब संप्रज्ञात समाधि जो है वो मिल गई। ठीक है, तो संप्रज्ञात समाधि जब मिल गई तो वो क्या हो गया, एक तरीके से उसका जो अटैचमेंट था, है ना, कि हाँ भाई मुझे समाधि पाना है, समाधि पाना है। ठीक है, तो वो जो अटैचमेंट है वो क्या हो गया, खत्म हो गया ना। जब उसको मिल गया तो वो खत्म हो जाएगा ना, कि मुझे समाधि पाना है या फिर मुझे आत्मभाव में प्रतिष्ठित होना है ना, या मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है, इस तरीके का भाव तो खत्म हो जाएगा ना। तो उसी को कह रहे हैं कि जब विवेक ज्ञान मिल जाता है तो वो जो योगी है उसको क्या हो जाता है, आत्म भाव की जो भावना है उसकी निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, जी, तो जब आत्मभाव जो है, आत्मभाव रूपी जो भावना है वो जब निवृत्ति हो जाती है, तो उस समय जो योगी का चित्त है वो किस स्थिति में रहता है,
तो कहते हैं तथा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। उस समय जो योगी का चित्त है वो कैसा होता है, विवेक निम्न होता है, मतलब कि विवेक की ओर टेंड रहता है, झुका हुआ रहता है, ठीक है, मतलब विवेक से युक्त रहता है कह सकते हो, ठीक है। और कैवल्य प्राग भारम मतलब कि कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाता है, कैवल्य की ओर आगे चलने लग जाता है, ठीक है। क्लियर था, इजी था। जी जब विवेक आ गया, एक तरीके से संप्रज्ञात समाधि आ गई, तो अब आगे की जो अवस्था है वो धीरे धीरे अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाएगी। जब अब उस टाइम पे क्या होगा, अब विवेक ज्ञान जो है वो बहुत सारा आ गया, ठीक है। अब एक बार जो विवेक ज्ञान आ गया तो चित्त जो है वो विवेक ज्ञान से ही भर जाएगा, ठीक है, और कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कुछ डाउट है? नो अज्ञान अवस्था में साधारण मनुष्यों की चित्त क्या होता है, अज्ञान में निमग्न मतलब कि डूबा हुआ रहता है और विषय परायण अर्थात विषयों के अभिमुख रहता है, ठीक है। नॉर्मल जो लोग हैं उनका क्या रहता है, अज्ञान के कारण वो क्या है, अज्ञान वाली चीजों में मतलब कि लगे रहते हैं, उसमें अभिमुख रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान का उदय होता है, विवेक ज्ञान का उदय होता है, तो उस समय योगी का जो चित्त है वो निस्सार संसार के विषयों से हट जाता है या फिर उनमें नहीं लगता है, ठीक है। उनके सर्वथा विरक्त उनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है और उस विवेक ज्ञान में निरंतर बहता रहता है, ठीक है। वो जो विवेक ज्ञान मिला है उसी में जो है वो मतलब कि क्या करता है, विवेक निम्नम बोला ना इसमें, मतलब कि उस विवेक से युक्त रहता है या फिर उसी ओर और बढ़ते रहता है, ठीक है। और उसके रहते हुए वो जो है कैवल्य की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है, कैवल्य से अभिमुख हो जाता है, ठीक है? मतलब कि एक तरीके से कैवल्य प्राप्ति की ओर प्रयास करने लग जाता है, ठीक है। जी अब आगे कहते हैं यदि योगी का जो चित्त है वो विवेक ज्ञान में झुका हुआ है और अपने कारणों में विलीन होने लगता है, तो फिर व्युत्थान अवस्था में दूसरी वृत्तियां कैसी होती हैं, मतलब कि ये हमने विवेक ज्ञान तो पा लिया है, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो संप्रज्ञात समाधि, ठीक है, पा ली है। तो उस अवस्था में क्या होता है, एकाग्र चित्त वाला अवस्था पता है, मूढ़ चित्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, हमने पढ़ा था ना चित्त की भूमिया, हाँ सर याद है? नहीं यार नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है, बेस ही नहीं है क्लियर, चैप्टर पूरा खत्म हो गया। हम उसमें बताया था ना कि क्षिप्त में जो है कौन सा गुण जो है वो सक्रिय रहता है, मूड में कौन सा जो है गुण वो सक्रिय रहता है, तमोगुण रहता है, उसमें तमोगुण होता है, फिर धीरे धीरे सत्वगुण मतलब रजोगुण, फिर सात्विक प्रवृत्ति आने लगती है। हाँ सत्वगुण बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो एकाग्र अवस्था है उसमें क्या है, सतोगुण मतलब कि मेन रहता है ना, और जो बाकी के जो दो गुण हैं यानी कि तमोगुण और रजोगुण जो है वो वृत्ति मात्रा मतलब बहुत ही छोटी मात्रा में रह ही जाते हैं, है ना, बचे रहते हैं ना, संप्रज्ञात है ना, सब आती है, तो वहां पे बीज तो वो जो है वो बचा हुआ है, जी तो बीज रूप में क्या बचा है, संस्कार ही बचे हैं ना, संस्कार बचे हैं जी। तो हालांकि वो तो सात्विक वाली अवस्था है, लेकिन उसमें भी संस्कार जो है वो बचे हुए हैं, तो उसी को कह रहे हैं तच्छिद्रेषु प्रत्येक अंतराणि संस्कारेभ्यः,
मतलब कि वो जो समाधि है ना, उसके अंतराल में क्या होता है, दूसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता है। मतलब क्या है, मतलब है कि जब वो जो विवेक ज्ञान है, वो जो योगी है, वो क्या था पिछले वाले में, विवेक निम्न था ना, जी निम्न था, ठीक है। तो विवेक निम्न निम्न वाली जो अवस्था है, उस टाइम की जो योगी है, उस टाइम पूर्व संस्कार से क्या रहता है, युक्त रहता है, ठीक है। अभी भी जो है वो संस्कार जो है उसके समाप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी निर्बीज समाधि नहीं हुआ है। मतलब कि देखो, विवेक ज्ञान में निमग्न हुए चित्त में व्युत्थान अवस्था के समय जो अन्य अन्य वस्तुओं की प्रतीति व्यवहार में देखने आती है, ठीक है, वो क्या है, दग्ध दग्ध सदृश विद्यमान पूर्व संस्कार। दग्ध अवस्था, जब ये बताया था मैंने, ये जो 5 बताए थे, है ना, कौन कौन से, मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, और उसके बाद एक दग्ध बीज अवस्था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या रहता है, जो पुराने, मतलब इस टाइम पे ऐसा हो गया कि हमारी जो बुद्धि है वो सात्विक हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसमें जो उसके पुराने संस्कार है वो जो है वो बचे रहेंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। वो जो है अभी खत्म नहीं है, बस ये कह रहे हैं, ठीक है। तो बीच बीच में मतलब वो जो उसकी वृत्तियां जो उठ रही है ना, तो वो जो है वो किसके कारण उठ रही है, पूर्व संस्कार संस्कार की वजह से। वो देखने में आ रहा है, ठीक है। जी तो वो जो संस्कार जो बीच बीच में आ रहे हैं, है ना, जो कि क्या आप करेंगे आगे चल के, अब संस्कार आ रहे हैं तो फिर वो कर्म बना रहे होंगे, है ना। जैसे हम सात्विक के हो गए हैं, है ना, लेकिन सात्विक वाला भी तो गुण बनेगा ना, मतलब आप वापस से वो जो है, हाँ, वापस से वो भी जो है संस्कार बनेगा। जैसे हम जी संप्रज्ञात में है ना, तो एक तरीके से भाव प्रत्यय वाला योगी पढ़ा, भाव प्रत्यय योगी वाली अवस्था कब आती है, भाव प्रत्यय किसको कहते भाव प्रत्यय हैं, भाव प्रत्यय मतलब कि जब उसका जो जन्म है वो कारण के बाद, मतलब कि जो पुराने जो स्टोरेज है वो रह रहेंगे, है ना। मतलब कि आधे स्टेज में जाके, मतलब संप्रज्ञात में जाके वो क्या है, उसका जो देह है वो शांत हो गया ठीक है। अच्छा हाँ 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 है ना, वही आगे चल के तो भाव जी प्रत्यय आता बनेगा। है जी ठीक है। तो अब कहते हैं कि ठीक है भाई, संस्कार जो है वो बचे हुए हैं, वो उभर उभर के आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से नाश किया जाए, तो कहते हैं संस्कारों का सर्वथा नाश कब और कैसे होता है, तो कहते हैं हानम येषां क्लेशावदुत्तम, मतलब कि क्या, जिस तरीके से हम क्लेशों को नाश करते हैं, है ना, उसी तरीके से क्या करना है, संस्कारों का नाश करना है। आनम मतलब पता है, हाँ आनोपाय आनम आन क्या होता है, आनंद दुख कष्ट दुख को खत्म करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं आन। ओके,
तो को खत्म करना है ना। तो यहाँ पे किसको खत्म करना है? संस्कार को खत्म करना है ना जी। हाँ। तो उन संस्कारों को किस तरीके से खत्म करते हैं? तो जैसे क्लेश को खत्म किया था वैसे ही किसको खत्म करेंगे? संस्कार को। संस्कारों को खत्म करेंगे। अब क्लेश को कैसे खत्म किया था ये बता। विवेक हो गया था ना, विवेक ज्ञान हो गया था, तो उससे हो गया था सब चित्त का जो। और कोई तरीका? और दृष्ट दृश्योपरक्त चित्त सर्वात्मा हो गया। यही मुझे याद आ रहा है कि विवेक का जो, विवेक का ज्ञान हुआ ना, बुद्धि का, तो उससे चित्त। बहुत तरीके बताए थे ना क्लेश नाश के। जी। कैसे खत्म करेंगे? तो कहते हैं ध्यान। ये हाँ। सेकंड चैप्टर ही पूरा इसी पे चल रहा है। ये तदा विवेक निम्न केवल भारम, मतलब ये होगा ना यहाँ से, मतलब हम क्लेश को सूक्ष्म करके भी खत्म कर सकते हैं, कहते हैं। जी। हाँ जी सर। साधन पाद 10वां सूत्र क्या है? ते प्रति प्रसर्गे सूक्ष्म। तो उनको प्रति प्रसव करा के हम जो है उसको सूक्ष्म कर सकते हैं और सूक्ष्म करके उनका नाश कर सकते हैं। ये क्लेश के लिए ही बताया था ना। जी। याद नहीं है, भूल गए? याद है सर थोड़ा। याद है। जी। समाधि भावनात्म क्लेश तनु करना शुरू में बता दिया था। सेकंड चैप्टर में ही है ना ये। या फिर ध्यान के माध्यम से हम जो कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से हम क्लेशों को त्याग कर सकते हैं। ऐसा था क्या? हाँ सर। ठीक है। तो जैसे क्लेश को खत्म किया जाता है ना, मतलब कि सूक्ष्म करके उसको खत्म कर दिया। ठीक है। उसी तरीके का जो तरीका है वो इसके लिए अप्लाई किया है संस्कार के लिए। ठीक है। ये जो है कभी कभी जो है इसका क्वेश्चन आ जाता है कि आ, इन दो चीजों को मतलब कि खत्म करने का या फिर उनका हान करने का जो तरीका है वो इस तरीके का पूछ लेते हैं। ठीक है। तो देश और संस्कार को खत्म करने का सेम बताया गया। ठीक है। किसमें बताया गया है? फोर्थ चैप्टर। ठीक है। दग्ध बीज हुए दग्ध बीज के सदिश जो सूक्ष्म भाव है ना। ते प्रति प्रसवा है यह सूक्ष्म है ना। जो सूक्ष्म हुए जो क्लेश हैं है ना, उनको क्या करना है? प्रति प्रसव करा के हम जो है क्या करते हैं? क्लेश को खत्म करते हैं ना। तो उसी तरीके से ही संस्कारों को भी इस तरीके से ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है। ओके। यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है 2/10। ओके। तो जब हम जो है अब
क्या हो गया, संस्कार भी खत्म हो गए, है ना। अब आगे आता है धर्म में एक समाधि। धर्म में एक समाधि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस याद है क्या कि जो है संप्रज्ञात समाधि, समाधि और संप्रज्ञात समाधि कह लो और असंप्रज्ञात समाधि, उनके बीच जो जो मतलब समाधि का जो सीक्वेंस आता है वो सब याद है क्या? सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। हम्म? संप्रज्ञात समाधि के 4 टाइप्स कौन कौन से? हम्म? संप्रज्ञात के 4 प्रकार कौन कौन से? सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क। अरे वितर्क, वितर्क, विचार, अस्मिता, रूपानुगमान, संप्रज्ञात। जी जी। संप्रज्ञात के 4 हो गए ना। और असंप्रज्ञात का तो नहीं है उसमें, एक मतलब निर्वीक समाधि। ठीक है, तो संप्रज्ञात जब मिल जाता है ना, मतलब कि एक तरीके से उसमें कहता है निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद आता है। जी। कहाँ पे आता है? निर्विचार वैशारद, उसका फल मिलता है असंप्रज्ञात समाधि का। अरे संप्रज्ञात का है, सॉरी, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म। ये तो निर्विचार में जब हम विशारद हो गए तब की बात है ना। निर्विचार में विशारद मतलब दक्षता आ गई हमें। तो उससे क्या अध्यात्म प्रसाद मिला? अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। है ना। अध्यात्म प्रसाद से क्या हुआ? वितंबरा प्रज्ञा हुआ ना। याद है, सूत्र याद है? नहीं सर, याद है, मेरे को अभी थोड़ा सा। वितंबरा प्रज्ञा वाला सूत्र भी भूल गए? हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ बताओ। सर आवाज कर दें थोड़ा। वितंबरा प्रज्ञा का सूत्र क्या है? देखो फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में आता है। वितंबरा प्रज्ञा का तो 47 निर्विचार के बाद जो अध्यात्म प्रसाद होता है, निर्विचार में जो विचार आता है। ओके, ये विचार सारा अध्यात्म प्रसाद, ठीक है। उसके बाद आता है वितंबरा प्रज्ञा 48 में, ठीक है। तो वितंबरा प्रज्ञा वाली जो स्थिति आ जाती है उसके बाद ही क्या आता है, धर्म में एक समाधि आता है। इतना सारा बताने का मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। अच्छा, रितंबरा प्रज्ञा के बाद ये हम धर्म में समाधि पूरे शुरू हो गए। आपकी वॉइस कट रही। हाँ सर, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लाइट चला गया। अच्छा ये सुन लो बात। धर्म में एक समाधि में क्या होता है, जब तत्संख्याने अपि अकुशी दस्य तथा विवेक समान, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रसंख्याने अपि कुशी दस्य, मतलब कि जब योगी को जो है विवेक ज्ञान जब मिल जाता है ना, और विवेक ज्ञान का भी जब वैराग्य हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं। नितंबरा प्रज्ञा के बाद अगला जो सूत्र आता है ना, सुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विचेतत्वात्।
उसके बाद कहते हैं जो इनसे भी जो संस्कार बनेंगे, मतलब ऋतंभरा प्रज्ञा से भी जो संस्कार बनेंगे, उनको जब त्याग दोगे तब क्या आएगा? लज्जा संस्कारो अन्य संस्कार। ठीक है। और उनको भी जब रोक देंगे तो आप इनको तो वो उसी को कह रहे हैं कि जब विवेक ज्ञान का भी क्या हो जाए, वैराग्य हो जाए, मतलब कि जो विवेक ज्ञान मिला है उसमें भी हमको फंस के नहीं आगे बढ़ जाए, तो क्या होता है, सर्वथा विवेक ख्याति, जो विवेक ख्याति है वो सर्वथा प्रकाशमान हो जाती है, उसी अवस्था को क्या कहा गया है, धर्म में एक समाधि कहा गया है। ठीक है, मतलब ये समाधि की उससे भी उच्चतम अवस्था है। ये हो गई ऋतंभरा प्रज्ञा के जस्ट बाद वाली। पर ऋतंभरा के बाद तो इसने नहीं दिया ना। जब हम कह रहे हैं ना तस्यापि निरोधे, ऋतंभरा प्रज्ञा पे भी जब वैराग्य हो जाए, ये स्टेज हो गया आपका, जैसे ऋतंभरा प्रज्ञा मिली ना, और जो निर्वीक समाधि है, निर्वीक समाधि जस्ट पहले वाली अवस्था है। इसके बाद एक ही बच जाएगा निर्वीक समाधि। अच्छा, उसके बाद की अवस्था है निर्वीज से पहले की धर्मिक समाधि की अवस्था। हाँ, निर्वीज के पहले आती धर्मिक समाधि, और ऋतंभरा के बाद है ये। विवेक ख्याति मतलब वही ऋतंभरा हो गया ना। हाँ, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। जब विवेक ज्ञान मतलब वही ऋतंभरा प्रज्ञा से भी वैराग्य हो जाए, तब क्या होगा, विवेक ज्ञान का सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण क्या होता है, धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है। इस तरीके से बता दें। ठीक है, तो जब धर्म में एक समाधि होती है तो उससे क्या होता है, वही तो कहते हैं तथा क्लेश कर्म निवृत्ति है। ठीक है, मतलब इससे सारे जो क्लेश हैं, जब धर्म में एक समाधि आ जाती है तो सारे जितने भी क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, है ना, और जो भी कर्म है ना, क्योंकि ऊपर में जो है जो संस्कार वाला है वो बच रहा था, याद है कि नहीं है? हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था ना कि कर्मों के चक्र से कोई नहीं बच सकता है, ये वो सब पढ़ रहे थे ना। कृष्ण जी को भी भोगना पड़ा था, है ना। हाँ, मतलब उन्होंने जो किया था उसका फल उन्हें बाद में मिला। मतलब उस था ना, जाति देश काल कहीं, मतलब कहीं पे भी उसको फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, श्लोक ऐसा था ना। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि अगर वो जो योगी है वो धर्म में एक समाधि में आ गया है ना, अगर वो धर्म में एक समाधि को प्राप्त कर गया है तो वो जो है क्लेश और कर्म से निवृत्त हो जाएगा। इसके बाद जो है वो क्लेश से नहीं बंधेगा और कर्म से नहीं बंधेगा। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, क्लेश और कर्म उससे वो परे हो जाएगा, उससे भी। ठीक है, मतलब अगर आपकी धर्म में एक समाधि सिद्ध हो गई है तो फिर आगे जो है, मतलब अब जो है सारे लेवल क्लियर हो गए हैं, बस रह गया है कैवल्य प्राप्ति। ठीक है, देखो उसी को कह रहे हैं, जब उक्त प्रकार योगी को धर्म में एक समाधि सिद्ध हो जाती है ना, तो जो योगी है अविद्या आदि 5 क्लेशों तथा शुक्ल कृष्ण मिश्रित ये सब जो कर्म है और कर्म संस्कार हैं, उन सब वो सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, समूल नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि बीज भी उनका खत्म हो जाता है। ठीक है, अतः योगी जो है वो जीवन मुक्त कहलाता है। ठीक है, उस समय योगी का ज्ञान, मतलब योगी का ज्ञान जो है वो किस तरीके का होता है, योगी के ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है उसको बता रहे हैं आगे। ठीक है, तो कहते हैं
तदा सर्व आवरण मल अपेतस अपेतस ज्ञानस्यान् अंत्याज्ञेयम् अल्पम। क्या है मतलब कि तदा मतलब कि जो ऊपर वाली जो स्थिति है ना, जिस टाइम पे जो योगी है वो क्या हो गया, कर्म वगैरह से मुक्त हो गया है ना, धर्म में एक समाधि पाने के बाद, तो क्या होगा, सर्व आवरण मल अपेतस्य, मतलब कि क्या है, जो सभी प्रकार के जो आवरण है ना, जो कि ज्ञान पे लगे हुए हैं, है ना, मतलब कि एक तरीके से अविद्या रूपी जो आवरण है ना, या फिर जो भी मल है, हट जाएंगे, समाप्त। और क्या होगा, अनंत, यहाँ पे ज्ञानस अनंत, ठीक है, ज्ञानस अनंत्यात, मतलब कि जो ज्ञान है वो कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ जाएगा। जो ज्ञेय है मतलब जानने वाली जो चीजें हैं, क्या है, ज्ञेयम अल्पम, जानने की जो चीजें हैं वो अल्प हो जाएंगी, मतलब कि आपके पास इतना ज्ञान हो जाएगा कि जानने की चीजें ही कम पड़ जाएंगी, जी। ठीक है। जो धर्म में एक समाधि वाली अवस्था है उसमें कह रहे हैं तदा सर्वार्थ, मतलब तदा सर्व आवरण और मल जो है, मल को क्षय होंगे, ठीक है, हट जाएंगे, और ज्ञान जो है वो सीमा से रहित हो जाएगा, ठीक है, अनंत ज्ञान हो जाएगा। ये मतलब कि जो जानने की जो चीजें हैं वो कम पड़ जाएंगी, इतना ज्ञान हो जाएगा कि आपके पास जानने की चीजें ही कम पड़ जाएंगी, इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि वो जो योगी है वो उस समय जो सिद्ध और मुक्त योगी से कोई भी तत्व अज्ञात नहीं रह पाएगा, जी। ठीक है। अब आगे कहते हैं, अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि तीनों गुण जब परिणामशील हैं, अतः उनका परिणाम अवश्यम भावी, मतलब कि होने ही वाला है ना, तो फिर वे योगी मतलब कि वो जो को पुनर्जन्म पे वापस क्यों नहीं लाते हैं। हाँ, इसके भी संस्कार बनना है ना, सब कुछ ज्ञान हो गया, विद्वान हो गया, विवेक ज्ञानी हो गया, तो हाँ ठीक, विवेक ज्ञानी हो गया है, तो फिर वापस से वो जो है पुनर्जन्म क्यों नहीं लेता है, बताओ। हम्म? वही प्रश्न है इसमें। हाँ तो बताओ, अभी जितना पढ़ा उतने में से बता दो, इतने में से बता दो सब। मतलब सब कुछ ज्ञान हो जाता है तो उसको कुछ जानने का शेष नहीं बचता, कुछ भी बचता नहीं आगे का, इतना अरे अभी विद्वान। में एक समाधि जो है वो मिल गया उसको, हम्म। तो धर्म में एक समाधि में उसके क्लेश और कर्म तो खत्म हो गए ना। क्लेश और कर्म का, हाँ, नाश हो गया। क्लेश कर्म पूरे निवृत्त हो गए, खत्म हो गए। क्लेश और कर्म जब खत्म हो गए तो वापस कैसे जन्म ले लेगा। क्लेश और कर्म, हाँ, दोनों ही खत्म हो गए, सही बात। न क्लेश बचे न कर्म बचे, दोनों की निवृत्ति हो गई, तो फिर उसको भोगने की जरूरत ही नहीं है आने के लिए। तो उसी चीज को थोड़ा सा और डिफाइन कर रहे हैं, कहते हैं ततः कृतार्था नाम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कृतार्था नाम, कृतार्थ मतलब कि किसी ने आप पे कृपा करी थी, आपने उसको चुका दिया, तो आप जो है क्या हो गए, कृतार्थ हो गए उसके प्रति, है ना। जी। इसी को कहते हैं ना कृतार्थ। हाँ सर। किसी ने आपको 100 रुपए उधार दिए थे, आपने उसके बदले उसको वो लौटा दिया, या फिर कुछ और दे दिया, उससे ज्यादा दे दिया, कृतार्थ हो गए, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम, ठीक है। तब जो है गुण है ना, जो त्रिगुण है
उनका जो परिणाम क्रम है ना, जो मतलब कि वापस से जन्म लेने वाला या फिर ये जो मतलब भव सागर है उसमें घुमाने वाला जो सीक्वेंस चल रहा है, वो क्या हो जाता है, वो जो क्रम है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, जी। मतलब जब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, धर्म में एक समाधि के कारण क्या हुआ, उसके जो साधन क्लेश और समाप्त। वो पूरे सारे खत्म हो गए। हम्म, ठीक है, तो क्लेश और कर्म जब खत्म हो गए, है ना, तो यहाँ पे एक तरीके से कह रहा है कि जब जो है हम सारे चीजों को मतलब यहाँ पे गुणों से कह रहे हैं कि गुणों का जो परिणाम क्रम है वो कैसे समाप्त होगा। तो गुणों का परिणाम क्रम कैसे समाप्त होगा, जब आप जो है उसके लिए कृतार्थ हो जाएंगे, मतलब उसको पूरा पूरा जब चुका देंगे तो उसका जो परिणाम है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं, इजी है। जी सर। जैसे आपने किसी से 1,000 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, गुणा नाम मतलब कि वो जो व्यक्ति है वो दूसरा व्यक्ति जिससे आपने उधार लिया है, ठीक है, ओके, गुणों से आपने उधार लिया है, ओके। अब क्या करना है, उसको समाप्त करना है, उसका जो ब्याज बन रहा है ना, परिणाम क्रम हो रहा है, उसकी वजह से उसके जो ताने सुनने पड़ रहे हैं, है ना, लौटा दे भाई लौटा दे, ठीक है, उसका जो परिणाम हो रहा है, ठीक है, लेकिन दोस्त रहता तो नहीं लौटाते हम, है ना, ठीक है, तो उसको क्या करना है, समाप्त करना है ना, कि बचा के रखना है, अगले जन्म में लेके जाना है। यहाँ पे गुण को आप समझ लो, वो जो है वो जो दूसरा व्यक्ति जिसने आपको उधार दिया हुआ है, ठीक है, अब उसको क्या है समाप्त करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कृतार्था नाम, मतलब कि उसका पूरा पैसा ब्याज सहित सूद समेत लौटा देना है। तब क्या है, हमारा साथ जो हिसाब है वो कटमट फिट्टूस हो जाएगा। ठीक है, हम्म। तो कटमट फिट्टूस होने का मतलब यहाँ पे है पुनर्जन्म से, ठीक है, अब वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब भैया वो नहीं सुनाएगा हमें कि मुझे पैसे लौटा दे, ठीक है। जी। ठीक है, अब आगे कहते हैं 33 नंबर पे, क्षण होगी, परिणाम परांत निर्ग्राह्य क्रम, मतलब जो क्षणों का प्रतियोगी है और जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ आता है, वो क्या है, क्रम है। क्षण किसको कहते हैं, एक एक पल को, एक एक मूवमेंट को। क्षण उसको कहते हैं जिसको, क्षण यहाँ पे मतलब मेनली जो है वो इसको लिए गए कि जो टाइम है ना, उसको जब हम और ना तोड़ सके, है ना, मतलब टाइम का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा उसको कहा गया क्रम, सॉरी क्षण, ठीक है, ओके। तो अभी देखते हैं व्याख्यान, कोई भी वस्तु जब किसी एक रूप से दूसरे बदलती है या एक रूप में रहती हुई भी पुरानी होती चली जाती है, तब उसका परिणाम किसी एक घड़ी में या एक पल में नहीं हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रति क्षण परिवर्तन होते रहता है, ठीक है, जैसे कोई भी जो चीज है ना, वो जैसे हम, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी है, तो वो अभी जिस अवस्था में है वो पहले भी उसी अवस्था में थी क्या, नहीं।
हर नहीं क्षण था ना। बदल रही है वो। जैसे हम जो है वो बूढ़े हो जाएंगे या फिर मरने की स्थिति में आ जाएंगे, तो वो हमेशा से उसी अवस्था में थी क्या? नहीं। वो क्या है, शुरू में हर हम जो है क्षण बदल थे, रही है। धीरे 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 जो है वो बढ़ते गए, बड़े होते गए, युवा होते गए, है ना। ठीक है, अब जी। युवा होते आगे चल के क्या हो गए, वृद्ध हो गए। ठीक है, तो क्या है वो क्षण प्रतियोगी है, मतलब कि वो जो पल पल वो जो है क्या होते जा रहे हैं, बदलते जा रहा है। ठीक है, मतलब वो जो है वो मतलब अगर हम ऐसे देखें तो नॉर्मली मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे एक दो दिन बढ़ गया तो उतना फर्क पता नहीं चलता कि हाँ भाई क्या ही हुआ, है ना। जैसे मैं आज आपको देखूंगा और कल देखूंगा तो इतना कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में आप एक दिन आप जो है डेथ के करीब चले गए या फिर एक दिन बूढ़े हो गए, कहते हैं ना। हाँ। ठीक, सही बात। तो उसी चीज को कह रहे हैं, उसमें प्रति क्षण परिवर्तन होते रहता है, लेकिन जानने में नहीं आता है। ठीक है, उस वस्तु का जी। परिणाम उस वस्तु का दूसरा परिणाम पूर्ण होने से यह अनुमान द्वारा जाना जा सकता है कि यह एक साथ नहीं बदली है। कैसे बदली है, क्रम से बदली प्रति क्षण। है ना। वो एक ही साथ बदल गया क्या, नहीं। टाइम बीत बीत के बदला है ना। जी। तो वो जो क्रम है उसी का जब ज्ञान हो जाता है ना, उस क्रम का ज्ञान परिणाम के अंत में होने से उसे क्या कहा गया है, परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य। ठीक है, मतलब कि जी। परिणाम की हो जाने के बाद है वो समझ में आता है। ठीक है, मतलब जब आप बड़े हो गए आपको पता चला कि भैया इतनी मेरी जो उम्र है वो क्या हो रही थी, घट रही थी, धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहे, है ना। जी। ठीक, तो वो क्या हो गया, वो एक क्रम हुआ। ठीक है, एक क्षण के जी। बाद उसके बाद तीसरा क्षण, इस तरह से क्षण क्षण मिल मिल के क्या बनते हैं, मिनट। मतलब कि एक तरीके से बता रहे हैं टाइम बनता है ना। समय। जी। पूर्व पर का ज्ञापक मतलब कि जानने में निमित्त है, उसी को मतलब वो जो सीक्वेंस बनता है उसी को यहाँ पे क्रम कहा गया। ठीक है, जो क्षण क्षण मिल रहा है उसी को यहाँ पे क्रम कह दिए। ठीक है, अतः इसी को क्षण प्रतियोगी कहा गया है। ठीक है, वो जो पल पल बीत रहा है ना, उसी को क्षण प्रतियोगी कहा है। ठीक है, मतलब कि क्षण को मतलब कि छोटे छोटे जो हिस्से में हम तोड़ दे रहे हैं, क्रम में तोड़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले एक्चुअल में ये जो सूत्र है ना, ये इसमें जो ये वर्ड है ना परिणाम क्रम, उसको डिफाइन कर रहे हैं कि परिणाम क्रम क्या होता है, परिणाम क्रम कैसे होता है, वो जो टाइम है वो कैसे बीतता है, तो क्षण क्षण बीतता है, इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, क्रम देखो इसमें जो मेनली जो डिफाइन किया ना 33 नंबर में, वो क्रम कैसा होता है इसमें आया ना वर्ड परिणाम क्रम, तो वो परिणाम क्रम क्या होता है उसको बताते हैं। परिणाम क्रम मतलब कि जो क्षण है ना, देखो इसमें कहा ना कि तथा कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणाना, तो वो जो परिणाम क्रम की जो समाप्ति होगी, मतलब इतना सारा जो टाइम बना हुआ है ना, छोटे छोटे टाइम से मिलके बहुत सारा जो टाइम पीरियड बना हुआ है ना, वो कैसे खत्म होगा। तब इसको मान लो जो 33 है उसको
32 पे चढ़ा दो तो 32 में हम जो है परिणाम क्रम को समझ लें कि हाँ भाई परिणाम क्रम जो है वो क्षण क्षण जब मिल के जो है बहुत सारा जो इकट्ठा हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, परिणाम क्रम कहते हैं। ठीक है, जी समझ गए। अब परिणाम क्रम हो गया तो उसके बाद बता देते हैं कि जो है वो जो परिणाम क्रम है ना, उनको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। गुणों का जो परिणाम क्रम है उसको कैसे समाप्त करेंगे, तो कहते हैं कृतार्थ नाम, कृतार्थ होके हम जो है उसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में कहते हैं कैवल्य क्या है। ठीक है, कैवल्य के स्वरूप का, ठीक है। अब कह रहे हैं वही जो उसमें 32 नंबर में जो वर्ड आया था ना, परिणाम क्रम समाप्ति। ठीक है, तो परिणाम क्रम समाप्ति ही जो है वो क्या है, कैवल्य है। तो उसमें कह रहे हैं पुरुषार्थ शून्यानाम। ठीक है, पुरुषार्थ जो है वो क्या हो जाए यहाँ पे, पुरुषार्थ मतलब जो पुरुष है ना बचे। पुरुषों के जो कर्तव्य होते हैं है ना, क्या है पुरुष का कर्तव्य क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ ठीक है, धर्म करना, अर्थ अर्जित करना, ये सब क्या है पुरुषार्थ। वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, जब कोई भी कर्तव्य जो है वो पुरुष के लिए शेष ना रहे। ठीक है, गुणा नाम ऐसा ही सेम किसके लिए हो, गुणों के लिए भी हो, गुण भी क्या हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए या फिर प्रतिप्रसव हो जाए। गुणा नाम प्रतिप्रसव। ठीक है, गुण जो है वो क्या हो जाए, प्रतिप्रसव हो जाए। ठीक है, गुण अपने कारण में मतलब जहां से वो उत्पन्न होते हैं वहां पे लीन हो जाए। ठीक है, कैवल्यम यही अवस्था क्या है, कैवल्य अवस्था है। ठीक है, या फिर क्या हो, स्वरूप प्रतिष्ठा। ठीक है, स्वरूप प्रतिष्ठा मतलब कि क्या, जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। तथा दृष्ट स्वरूप अवस्थान, तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान वाली अगर स्थिति हो जाए। ठीक है, 1/3 जी। ठीक है, तो ये अवस्था किसकी है, चिति शक्ति की। चिति शक्ति मतलब वही दृष्टा। ठीक है, वाह देखो यहाँ पे कहना स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति इति। ठीक है, जो चिति शक्ति है उसकी क्या हो, स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाए तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, कैवल्य कहलाएगी। ठीक है, पुरुषार्थ नाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति इति। ओके, यहाँ पे जो है आपका पातंजलि योग दर्शन समाप्त होता है। ठीक है जी सर। और सूत्र वगैरह याद कर रहे हो कि हो गया उसका? हाँ सर, कुछ अभी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत याद कर रहा हूँ। कहाँ तक? साधन पाठ उसके तो किया, फिर वो पारायण कर रहा हूँ दीदी, बाकी 2-2 4-4 सूत्र कर लेता हूँ। इसके अभी 20 तक किया हूँ, बीच में अभी नहीं कर पाया था। इसमें 20 तक किया हूँ साधन पाठ। साधन पाठ में ही 20 हुआ है।